हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन। इन लास्ट क्लास आई ऑलरेडी डिस्कस द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ वाटर soluble हार्मोन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ लिपिड soluble हार्मोन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर देखिए लिपिड soluble हार्मोन का जो मैकेनिज्म एक्शन है किस तरह से वाटर soluble हार्मोन से डिफरेंट होता है वो हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमारे जहन में यही बात आती है कि जो लिपिड soluble हार्मोन है वो कौन कौन से होते हैं। तो जो लिपिड soluble हार्मोन है और वाटर soluble हार्मोन है उनके क्लासिफिकेशन का जो लेक्चर है मैं ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। वहाँ मैंने आप लोगों को बताया भी है कि जो लिपिड soluble हार्मोन है उनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, जैसे कि स्टीरॉइड्स हो गए, तो जैसे कि कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स हो गए, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हो गए, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स हो गए। इसके अलावा विटामिन हमारे होते हैं, विटामिन ए, के, डी। इसके अलावा जो है थायराइड से जो हार्मोन है T3 एंड T4। तो ये सारे ही हार्मोन क्या हैं हमारे लिए लिपिड soluble हार्मोन है। तो यहाँ पर देखिए लिपिड soluble हार्मोन किस तरह से एक्ट करेंगे। हम जानते हैं कि जो हमारी यहाँ पर जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाई है, तो ये जो सेल की स्ट्रक्चर है, ये बाउंड्री जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर से, तो ये हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है। तो कोई भी अगर लिपिड soluble सब्सटेंस है तो वो लिपिड की जो लेयर है उसको आसानी से क्रॉस कर जाएगा। क्लियर? मतलब कि आप ये ऐसा समझिए कि लिपिड और लिपिड मतलब ये एक सब्सटेंस, ये हमारा क्या है, दिस इज अ लिपिड soluble सब्सटेंस, और ये क्या हो गया, लिपिड soluble हार्मोन। अब ये वाली लेयर भी जो हमारी ये दिस लेयर सेल मेम्ब्रेन है, अगर वो भी लिपिड की बनी हुई है तो दोनों भाई भाई हो गए, ये दोनों एक दूसरे को आसानी से क्रॉस करने देंगे। अगर ये वाटर soluble हार्मोन होता है तो इसको क्रॉस नहीं करने देती। इसलिए वजह से यहाँ पर वाटर soluble हार्मोन में हमने देखा था कि जो सेल सरफेस होती वहीं पर हमें रिसेप्टर मिल रहे थे जो कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर थे। क्लियर? बट यहाँ पर क्योंकि अब ये लिपिड soluble हार्मोन जो है मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर जाएंगे तो उनके लिए कोई भी सरफेस पर रिसेप्टर होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब जो रिसेप्टर होंगे वो कहाँ पर होंगे, विद इन द सेल। तो यहाँ पर ये जो लिपिड soluble हार्मोन होते हैं उनका जो एक्शन होता है वो न्यूक्लियर रिसेप्टर मैकेनिज्म के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? न्यूक्लियर रिसेप्टर मैकेनिज्म के थ्रू होता है। तो यहाँ पर जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं वो रिसेप्टर कहाँ मौजूद होते हैं, या तो रिसेप्टर मौजूद होंगे साइटोप्लाज्म में या फिर रिसेप्टर मौजूद होंगे न्यूक्लियस में। मतलब कि कुछ जो हार्मोन्स हैं वो साइटोप्लाज्म के रिसेप्टर से एक्ट करेंगे और कुछ जो हार्मोन होंगे वो न्यूक्लियस में मौजूद रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करेंगे। तो दोनों ही में क्या क्या चेंजेस हैं मैकेनिज्म में वो हम देखेंगे। मतलब कि हम साइटोप्लाज्म में जो रिसेप्टर है उनकी मैकेनिज्म में भी देखेंगे, मतलब कि वहाँ पर जो लिपिड soluble हार्मोन जो साइटोप्लाज्म वाले रिसेप्टर से बाइंड करके जो अपना एक्शन दे रहे हैं उसकी मैकेनिज्म भी देखेंगे, और जो रिसेप्टर न्यूक्लियस में है और उनसे जो हार्मोन बाइंड कर रहे हैं उनका मैकेनिज्म एक्शन भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर जनरली बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि ये मैकेनिज्म होती किस तरह से है। तो जनरली आप देखिए जो साइटोप्लाज्म है, पहले हम रिसेप्टर की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम पूरा एक्शन देखेंगे। एक बार आप देखिए कि ये हमारा लिपिड soluble हार्मोन है, लिपिड soluble हार्मोन, और ये लिपिड बाय मेम्ब्रेन से क्रॉस कर गया और ये कहाँ पहुँच गया, साइटोप्लाज्म में आ गया। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं कि सपोज करिए ये क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो यहाँ पर आ चुका है साइटोप्लाज्म में। नाउ ये रिसेप्टर के पास जाना चाहता है, तो हम रिसेप्टर के आगे की स्ट्रक्चर देखने से पहले हम ये देखना चाहते हैं कि जो रिसेप्टर है उसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पर देखिए रिसेप्टर में इस ब्लैक पोर्शन को हटा दीजिए, ये जो ब्लू, रेड और ग्रीन कलर वाले पोर्शन है उनको समझिए। द ब्लू कलर पोर्शन, जो ब्लू कलर का पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नॉन एज अ लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। दिस पोर्शन इज नॉन एज अ लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन मतलब कि जहाँ पर भी हमारा हार्मोन आकर बाइंड होगा वो एरिया। क्लियर? तो ये एरिया किसका बना होता है, बेसिकली जो रिसेप्टर है हमारा प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है, और प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमाइनो एसिड के, और बेसिकली इनके दो एंड होते हैं। एक एंड कैसा होता है COOH एंड, और दूसरा एंड कैसा होता है NH2 एंड। सो दिस ब्लू कलर एंड इज अ COOH एंड। तो ये कैसा एंड हो गया,
double OH एंड क्लियर एंड दिस इज अ NH2 एंड दिस इज व्हाट जो ग्रीन कलर में जो लास्ट है दिस इज अ NH2 डोमेन। क्लियर एवरीवन। तो यहाँ पर जो लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है ये स्पेसिफिक जो है लाइगेंड को ही बाइंड करता है और किसी दूसरे लाइगेंड को बाइंड नहीं करेगा। मींस यहीं पर आकर जो है हार्मोन बाइंड होगा, मतलब कि यहाँ पर एक स्पेस होगा जिस पर कि हार्मोन हमारा बाइंड कर जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए दिस जो ब्लैक कलर में हमने बनाया है वो हार्मोन ही आकर यहाँ पर क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, तो उसको समझने से पहले हम रिमेनिंग स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि जो रेड कलर पोर्शन है वो क्या है। सो द रेड कलर पोर्शन इज बेसिकली है डीएनए बाइंडिंग डोमेन। डीएनए बाइंडिंग डोमेन, और डीएनए बाइंडिंग डोमेन जो होता है बहुत ही स्पेसिफिक होता है बेसिकली, क्योंकि डीएनए बाइंडिंग डोमेन ही जो है जीन के साथ बाइंड करेगा और इसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट रखेगा। क्लियर। अपनी रिएक्शन करने के लिए अपने जो प्रमोटर जीन्स बनाने उनके लिए एक्टिवेट करना है या डीएक्टिवेट करना है, और जीन को क्या मैसेज देने कि किस तरह के प्रोटीन्स बनाने। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डोमेन हमारा हो गया वो डीएनए बाइंडिंग डोमेन हो गया। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन जो है जीन पर बाइंड कैसे करेगा। तो किसी से भी बंधने के लिए, किसी के साथ भी हाथ मिलाने के लिए हमारे पास भी क्या होना चाहिए, हमारे पास भी हाथ होने चाहिए। क्लियर। तो यहाँ जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन है इसके पास भी अपने हाथ हैं। वो हाथ क्या कहलाते हैं, दोनों हाथ वो क्या कहलाएंगे, दे आर नॉन एज अ जिंक फिंगर। दे आर नॉन एज अ जिंक फिंगर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जिंक फिंगर मिलेंगे। जिंक फिंगर में होता क्या है बेसिकली, इट कंटेन अमाइनो एसिड। इट कंटेन व्हाट, अमाइनो एसिड। तो यहाँ पर अमाइनो एसिड के लूप हमें मिलते हैं, और ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन ही स्पेसिफिक होता है। ये स्पेसिफिक जीन साइट पर ही बाइंड करेगा, स्पेसिफिक साइट पर ही बाइंड करेगा और उसी तरह के निर्देश देगा जो कि इसको वर्क करना है। मतलब कि जो हार्मोन के एक्शन प्रोड्यूस होने हैं उसी तरह के एक्शंस देगा। मतलब कि अब आप यहाँ पर समझिए कि जो हार्मोन है वो किस तरह से अपने एक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो एक बेसिक हमारी थीम ये हो गई कि जो हार्मोन है, हार्मोन को अपने एक्शन प्रोड्यूस करना है, और वो एक्शन कैसे प्रोड्यूस होंगे कि कोई ना कोई जीन जो होगा, जो डीएनए होगा, जीन जो होगा उस पर क्या होंगे, प्रोटीन फॉर्मेशन करने का मैसेज मिलेगा, और वो प्रोटीन जो है अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बनेंगे और उन्हीं प्रोटीन से फर्दर क्या होगा, उस हार्मोन के एक्शन होंगे। अब इसको सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि केवल एक हार्मोन इतने सारे मल्टीपल एक्शन कैसे कर लेता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक स्टोरी बता रहा हूँ और उसे आप ट्रिक भी समझ सकते हैं कि जो भी रिसेप्टर्स हैं, जो भी लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, उनके एक्शन को आप किस तरह से याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने एक सीरियल ज़रूर देखा है, सभी लोग देखते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आप सभी ने देखा है कि पोपट की शादी नहीं हो रही है। क्लियर। तो यहाँ पर जब पोपट की शादी नहीं हो रही तो पोपट अपनी शादी करने के लिए बहुत सारे जतन कर रहा है। क्लियर। तो पोपट किसी न किसी तरह से शादी करना चाहता है। तो सपोज अब जब भी वो शादी करना चाहता है तो उसकी शादी में कुछ न कुछ ऐसा होता है कि उस वजह से उसकी शादी नहीं हो पाती। सपोज करिए कभी अब ऐसा हो कि पोपट को ये पता लग जाए कि इस कारण से उसकी शादी नहीं हो रही थी, कोई एक कारण होगा जिस वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी। क्या कुछ ऐसा है उसके घर में जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही, तो वो पोपट उसको क्या करेगा, जो भी उसके पास में है उसको वो हटाएगा। सपोज करिए पोपट का छाता हो गया या पोपट की शेरवानी हो गई, वही उसके लिए क्या हो कि उसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही हो, तो पोपट क्या करेगा, उन चीज़ों को हटाएगा। और सपोज करिए उसको हटाते ही अगर पोपट की शादी हो जाती है, अगर क्या होता है, पोपट की शादी हो जाती है, तो पोपट के लिए क्या होगा, ये पोपट हो गया और ये पोपट की दुल्हनिया हो गई। क्लियर। अब ये दोनों मिल जाएंगे। जब शादी की तारीख पक्की हो जाएगी तो अब शादी है तो शादी के लिए बहुत सारे काम होंगे। मतलब कि शादी अगर पोपट की फिक्स होगी तो पोपट और पोपट की दुल्हनिया के लिए जो है बहुत सारे वर्क करने, और वो बहुत सारे वर्क क्या होंगे, जैसे कि बैंड बाजा बनना, बैंड बाजे की ज़रूरत हो गई, या फिर किसकी फूड की ज़रूरत हो गई, या बुकिंग की होटल की ज़रूरत हो गई, बुकिंग हमें गार्डन बुक कराना है, और
शॉपिंग करनी है, काफ़ी सारे कपड़े खरीदने, मतलब कि ये सारे वर्क हो गए। क्लियर? तो इतने सारे वर्क उनको शादी से करने हैं। तो अब इसी को आइए, इसी एग्जाम्पल को हम यहाँ ट्रांसलेट करते हैं। सपोज करिए ये पोपट लाल है, मतलब ये रिसेप्टर जो है वो क्या है, पोपट लाल है, और इसकी शादी नहीं हो रही है, मतलब इसके कोई एक्शन नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो इसकी शादी नहीं होने दे रहा है। मतलब ये रिसेप्टर ऐसा है कि इसको कोई ना कोई अपना वर्क नहीं करने दे रहा है। तो वो कौन है जो इसको अपना वर्क नहीं करने दे रहा है? तो यहाँ पर आइए देखिए इस रिसेप्टर पर क्या लगा होता है। इस पर लगा होता है एक प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं HSP90, जिसे हम बोलते हैं HSP90, हीट शॉक प्रोटीन। हीट शॉक प्रोटीन नाम ही ऐसा है जो शॉक दे रहा है, हीट शॉक प्रोटीन 90। और ये क्या होता है, एक को रिप्रेसर है। ये क्या है, को रिप्रेसर और को सप्रेसर है, जिसकी वजह से काम नहीं हो रहा है। जैसे कि पोपट की शादी हमने बोला कि हो नहीं रही, तो यहाँ पर HSP90 लगा हुआ है, उसकी वजह से नहीं, यहाँ पर वर्क नहीं हो रहा है। तो जैसे ही अब क्या होता है, पोपट को पता चलता है कि उसकी छाता या उसकी शेरवानी की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही है, तो वो उनको रिमूव करेगा। अब इस रिसेप्टर को पता लग गया कि हीट शॉक प्रोटीन जो है उसकी वजह से मेरा जो है वर्क नहीं हो रहा। तो अब जैसे ही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यहाँ पर लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन से बाइंड करेगा, तो ये हीट शॉक प्रोटीन जो है इसका रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ हीट शॉक प्रोटीन रिमूव हो जाता है और जो है रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर पोपट को पता चल गया, तो पोपट ने छाता और जो शेरवानी उसको रिमूव कर दिया। अब पोपट अपनी शादी के लिए तैयार है। तो यहाँ पर जो रिसेप्टर है अपने आगे के फंक्शन करने के लिए तैयार है। तो जैसे पोपट अपनी शादी के लिए तैयार था, मतलब वो अपना 1 से 2 होना चाहते हैं, इसी तरह से ये रिसेप्टर 1 से 2 हो जाएंगे। मतलब कि ये रिसेप्टर अपना क्या बना लेगा, डाइमर बना लेगा। डाइमर बनाने के लिए इसको तैयार होना पड़ेगा। तो मीन्स जैसे ही HSP90 यहाँ से रिमूव हुआ, तो इसकी जो लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन साइड है वो एक्सपोज्ड हो गई एंड इट फॉर्म द डाइमर। सो ये इन्होंने क्या बना लिया, यहाँ पर इन्होंने क्या बना लिया, डाइमर बना लिया। नाउ दिस डाइमर, ये डाइमर बनने के बाद में क्या होगा, ये डाइमर कहाँ मूव कर जाएगा, न्यूक्लियस में मूव कर जाएगा। ये कहाँ मूव कर जाएगा, न्यूक्लियस में, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सारी रिएक्शन कहाँ हो रही थी, साइटोप्लाज्म में हो रही थी। और रिसेप्टर हमने बोला ही था कि साइटोप्लाज्म में होता है, एंड दिस इज अवर न्यूक्लियस। ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। अब डाइमर जो है हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस में पहुंच गया, और डाइमर के पास में क्या है, दिस इज अवर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो कि इसके साथ में बाइंड है, मतलब कि जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है वो इसके साथ में बाइंड है। अब ये क्या हो गया, डाइमर बन चुका है। अब ये अपनी शादी की तैयारियां कर रहे हैं, और शादी की तैयारी करने के लिए मैंने आपको बताया कि बहुत सारे फंक्शन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बोथ डाइमर विल बाइंड टू द स्पेसिफिक साइट ऑफ द जीन, दिस इज अ जीन, एंड जहाँ पर ये इनकी जिंक फिंगर बाइंड हो रही है, दी साइट आर नॉन एज अ हार्मोन रेस्पॉन्सिव साइट। हार्मोन रेस्पॉन्सिव साइट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, HRE। जैसे कि सपोज करिए दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इस दोनों ही पॉइंट पर ये जो है बाइंड कर रहा है, और यहाँ पर इन दोनों ही पॉइंट पर बाइंड कर रहा है। तो दी साइट आर नॉन एज अ HRE। और अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बाइंड हो रहा है तो इसे हम GRE भी बोल सकते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रेस्पॉन्सिव एलिमेंट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रेस्पॉन्सिव एलिमेंट और हार्मोन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट। तो जैसे ही हार्मोन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट के साथ ये बाइंड करते हैं, देन दे डू ट्रांसक्रिप्शन एंड फॉर्म द मैसेंजर RNA। क्लियर? तो यहाँ पर जो जीन है वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाएगा, mRNA बना देगा। इट विल फॉर्म व्हाट, mRNA। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि उनकी शादी की बात हुई और शादी करने जा रहे हैं। तो अब सारी तैयारियां करने के लिए उन्होंने वर्क अलॉट कर दिया। तो उसके लिए उन्होंने सभी लोगों को, पूरे गोकुलधाम वासी को क्या कर दिया, एक एक काम बांट दिया। तो यहाँ पर मैसेंजर RNA के थ्रू उन्होंने मैसेज दिया कि किसको क्या क्या काम करना है। क्लियर? अब जैसे ही मैसेंजर RNA ने मैसेज दिया, तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर जो है गोकुलधाम के सेक्रेटरी जो हैं वो सबकी मीटिंग लेंगे और क्या करेंगे, वो उनका वर्क अलॉट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया, मैसेंजर RNA पहुँचेगा कहाँ पर, राइबोसोम में, और राइबोसोम क्या करेगा, इट विल सिंथेसाइज द प्रोटीन, सो फाइनली
दे आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन विल सिंथेसाइज, बहुत डिफरेंट टाइप के प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएंगे, और ये डिफरेंट टाइप के प्रोटीन क्या करेंगे, दे डू मॉडिफिकेशन ऑफ सेलुलर फंक्शन। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए बेसिकली क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसाइज हो गया। तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोकॉर्टिकोइड जो है मॉडिफिकेशन सेलुलर फंक्शन के कर रहा है, मतलब ग्लूकोकॉर्टिकोइड बहुत सारे अलग अलग फंक्शन कर लेगा, क्योंकि अलग अलग जो हार्मोन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट में बहुत तरह के मैसेंजर आरएनए हैं और बहुत तरह के फंक्शन होंगे। जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकोइड का फंक्शन क्या है, द फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में वो क्या करता है, ग्लाइकोजन का जो है वो मेटाबॉलिज्म करेगा। क्लियर? एंड देन लिपिड मेटाबॉलिज्म, तो लाइपोलाइसिस कॉज करता है, एंड देन वाटर एक्सक्रीशन करता है। और ग्लूकोकॉर्टिकोइड जो है कैल्शियम का क्या करता है, कैल्शियम को बॉडी से रिमूव करता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस करता है। एज वेल एज इट ऑल्सो वर्क ऑन द हार्ट एज वेल एज इन द ब्रेन। तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड के काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, तो इस तरह से काफ़ी सारे फंक्शन यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, इसीलिए एक हार्मोन इतने सारे फंक्शन कर पाता है। क्लियर एवरीवन? तो आई होप आप लोगों को जो मैंने ट्रिक दी उससे आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरह से जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। नाउ अब आप देखिए यहाँ पर जो हमारे पास में अनादर टाइप के हार्मोन है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं, थायराइड हार्मोन का। तो यहाँ पर T3 एंड T4 हो गए, जो कि किससे कैसे एक्ट करते हैं, दे एक्ट ऑन द न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो यहाँ पर ये दिस इज अवर न्यूक्लियस साइट, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, एंड दिस इज व्हाट अ साइटोप्लाज्म। क्लियर? और यहाँ पर जो रिसेप्टर होता है वो कहाँ मिलता है, हमें न्यूक्लियस में मिल रहा है, और न्यूक्लियस में ये रिसेप्टर अनलाइगेंडेड फॉर्म में, रेस्टिंग फॉर्म में होता है, और यहाँ पर डाइमर की फॉर्म में ये अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पर ये डाइमर की फॉर्म में अवेलेबल हैं। ओके, दे आर रिमेन इन द डाइमर फॉर्म, बट दे आर रिमेन एज ए अनलाइगेंडेड फॉर्म। तो अब सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले T3 को यहाँ पर मूव करना। तो T3 हमारा यहाँ आएगा, और सपोज करिए T4 भी अगर हमारे पास में आता है, तो T4 डू नॉट हैव अ कैपेसिटी टू बाइंड विद द रिसेप्टर। तो यहाँ पर जो रिसेप्टर है साइट वही होंगी जो मैंने यहाँ पर बताई थी, जैसे कि डोमेन बाइंडिंग साइट, दिस रेड कलर इज द डोमेन बाइंडिंग साइट, देन दिस ब्लू कलर इज अ DNA बाइंडिंग साइट, और यहाँ पर जिंक फिंगर भी, एंड देन दिस इज अ NH2 साइट। बट यहाँ पर आप देखिए इट रेस्टिंग स्टेज, इसमें क्या अटैच रहता है, को रिप्रेसर्स आर अटैच, को रिप्रेसर और सप्रेसर आर अटैच। तो को सप्रेसर अटैच रहते हैं, को सप्रेसर अगर अटैच होंगे तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर जो हमारा जो जीन है वो जो इससे रेस्टिंग स्टेज है, रेस्टिंग स्टेज में यहाँ पर क्या होगा, जो TRE हमने क्यों बोला, क्योंकि थायराइड है, तो थायराइड रेस्पॉन्सिव एलिमेंट जो है रेस्टिंग स्टेज में क्या रहेगा, रिप्रेस्ड रहेगा। कैसा रहेगा, रिप्रेस्ड रहेगा। क्लियर? मतलब कि ये अपना जो है फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। बट जैसे ही T3 हमारे पास में अंदर आता है, तो T3 आने पर क्या होता है, T3 कैन मूव एंड T4 can turn into T3 in the presence of 5-deiodinase enzyme. Okay, T4 do not have a capacity to bind with this site. तो ये हमारी क्या हो गई, डोमेन बाइंडिंग साइट होगी, और यहाँ पर जो है हमारा T3 आकर बाइंड कर गया। अब देखिए यहाँ पर T3 आकर बाइंड कर गया, सो दिस इज T3 एंड दिस इज T3 आते ही बाइंड होते ही क्या होगा, ये जो को रिप्रेसर है, को रिप्रेसर विल रिमूव फ्रॉम दिस साइड। अगर यहाँ भी हमारा को रिप्रेसर अटैच है, सपोज यहाँ भी को रिप्रेसर अटैच है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ओके, ये रिमूव हो गया, और ये को रिप्रेसर कहाँ पहुँच गया, यहाँ हट चुका है। अब को रिप्रेसर T3 के बाइंड होते, तो T3 के बाइंड होते ही अब को रिप्रेसर हट चुका है, तो यहाँ पर क्या होगा, नाउ इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। क्लियर? अब यहाँ पर हमारा T3 अटैच है। ओके, दिस हियर वी हैव अ T3 अटैच। क्लियर? एंड अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है को एक्टिवेटर विल बाइंड, को एक्टिवेटर विल बाइंड। तो यहाँ पर जो है को एक्टिवेटर जो है वो क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। T3 के बाइंड होते ही रिप्रेसर जो है वो हट चुका था, और को एक्टिवेटर क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। को एक्टिवेटर बाइंड होने से क्या होगा,
ये साइट एक्टिवेट हो जाएगी. नाउ दिस जिंक फिंगर विल बाइंड विद द जीन एंड देन दे डू व्हाट, ये क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे. ये क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, मैसेंजर आरएनए का करेंगे, एंड देन दे विल मूव इनटू द राइबोसोम एंड फाइनली प्रोड्यूस प्रोटीन. थायराइड हार्मोन के जो इफेक्ट हैं, जैसे कि टैकीकार्डिया, तो यहाँ पर क्या कर सकता है, ये टैकीकार्डिया प्रोड्यूस कर सकता है. क्लियर, टैकीकार्डिया हो गया. रेज्ड बीपी, ओके, रेज्ड बीपी एज वेल एज हाइपरग्लाइसेमिया, अरिथमिया. सो ये सारे जो एक्शन है T3 के, वो जो हैं वो इससे, इस रिसेप्टर के थ्रू, इस मैकेनिज्म एक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हो जाएंगे. सो आई होप यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ में आया होगा. बेसिकली जो डिफरेंस यहाँ पर है, यहाँ पर थायराइड रिसेप्टर ही अटैच है, बट यहाँ पर जो डाइमराइजेशन हो रहा है, यहाँ हीट्रोडाइमराइजेशन हो रहा है. यहाँ पर कैसा डाइमराइजेशन हो रहा है, हीट्रोडाइमराइजेशन. आप लिख लीजिए इसको, हीट्रोडाइमराइजेशन हो रहा है. इट इज अ हीट्रोडाइमराइजेशन. ओके, सो हीट्रोडाइमराइजेशन में क्या हो रहा है, दिस इज द थायराइड रिसेप्टर और दिस इज RXR, ओके, रेटिनोइड रिसेप्टर. तो यहाँ पर थायराइड रिसेप्टर, जो थायराइड रिसेप्टर यहाँ पर दोनों थे, उसकी जगह एक थायराइड रिसेप्टर रिप्लेस हो गया और उसकी जगह कौन आ गया, रेटिनोइड रिसेप्टर आ गया और एक थायराइड रिसेप्टर. तो यहाँ पर जो डाइमराइजेशन हुआ, पहले डाइमर था और उस डाइमर से फिर क्या होगा, हीट्रोडाइमराइजेशन हो गया. तो एक जो है थायराइड रिसेप्टर का जो है वो मूव हो गया और उसकी जगह रेटिनोइड रिसेप्टर आ गया. और बाकी रिएक्शन जो है हमने जो यहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वाले मैकेनिज्म एक्शन में देखी थी, बाकी एक्शन जो है सिमिलर है. दिस इज द हीट्रोडाइमेशन, दिस इज द डिफरेंस. क्लियर एवरीवन. सो आई होप आप लोगों को यहाँ पर जो है, जो भी मैकेनिज्म एक्शन मैंने समझाया है वो आपको समझ में आया होगा. यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें. और अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूजफुल है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए. जय भारत, जय हिंद.